नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बंगाल बर्निंग अगेन। बंगाल में चुनाव एक जंग जीतने से कम नहीं है, जैसा कि बंगाल का एक पुराना अपना इतिहास रहा है। हम अब सभी लोग जानते हैं कि बंगाल के अंदर फिर से इलेक्शन का दौर चालू है और किस प्रकार से बंगाल के अंदर, मालदा के अंदर, बंगाल में जो मालदा एरिया आता है वहाँ पर किस प्रकार से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो कल बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देख लीजिए हमारे चैनल पर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से मालदा के अंदर इतने सारे लोग, जो कि 5 से 10 हज़ार के लोग, जो भीड़ थी, वो लोग वहाँ एक जगह पर एकत्रित होते हैं। बीडीओ दफ्तर के बाहर एकत्रित होते हैं। बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, न्यायिक अधिकारी थे, उनका घेराव कर लिया गया है। उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। वो सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने वीडियो में दी है, और किस प्रकार से सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर पथराव किया गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं कि ये समाचार, ये घटना थी 2 दिन पहले की, लेकिन पिछले 2 दिनों में सरकार ने क्या एक्शन लिया, वहाँ पर क्या हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूँ, फिलहाल इस घटना के बाद एनआईए की एंट्री हो चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस अपने फुल एक्शन मोड में आ चुकी हैं और बंगाल के अंदर एक ताबड़तोड़ एक्शन चालू है। चूंकि इस रिपोर्ट में निकल करके कुछ ऐसा आया है कि ये सारी घटना ये अकस्मात तरीके से नहीं हुई है, ये सारी घटना एक प्री प्लान्ड तरीके से थी, जिस घटना को अंजाम बॉर्डर पार बांग्लादेश से बैठे कुछ आका, इन घुसपैठी रोहिंग्या के जो आका हैं, जो बांग्लादेश के बाहर बैठे हैं, वो करवा रहे हैं। और वो विदेश यानी बांग्लादेश से बैठ कर के इनको फंडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और इस घटना को अंजाम देने का ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर क्या दिया गया है? उनका कहना है कि इस इलेक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप गैर कानूनी गतिविधि कर सकते हैं वो कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए, आगजनी कीजिए। और उनकी प्लानिंग थी कि ये जो 7 न्यायिक अधिकारी हैं, इनको दफ्तर के अंदर आग लगा करके जान से मार दिया जाए, जिनमें कि महिलाएं भी शामिल थीं, महिलाएं अधिकारी भी थीं और एक छोटा सा बच्चा भी था उस महिला का। जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग और टेरर एक्टिविटी की घटना सामने आ रही है, जिस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनआईए को तैनात कर दिया है, उसके साथ साथ सेंट्रल फोर्सेस अपना काम कर रही है। एनआईए जब से मैदान में उतरी है तब से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 35 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। वो लोग जो इस घटना में लिप्त थे, इस घटना में शामिल थे, वो कौन 35 लोग हैं, वो मैं अभी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। मुफक्किर उल इस्लाम आरोपी नंबर 1, मालदा विवाद का मास्टरमाइंड, एआईएमआईएम का नेता, बेंगलुरु भाग रहा था, बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। मौलाना शाहजहां कादरी आरोपी नंबर 2, भीड़ ने 7 जजेस को 8 घंटे तक बंधक इसी के कहने पर बनाए रखा। ये मोथाबाड़ी से पकड़ा गया है, ये आईएसएफ का कैंडिडेट भी है, ये भी हत्थे चढ़ गया है। भीड़ को भड़काने की तीसरी किरदार हैं टीएमसी नेता और मंत्री सबीना यास्मीन। इन पर भी भड़काने का आरोप है, पुलिस की जांच की रडार पर है। इकरामुल बागनी ये आरोपी नंबर 4 है, इस पर भी आरोप है इसने कालिया चक में लोगों को भड़काया। मास्टरमाइंड मुफक्किर उल इस्लाम के साथ भाग रहा था, पुलिस ने बागडोगरा से इसे भी दबोच लिया है। इसके मुख्य 3 आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। आरोपी तो कई हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 3 हैं, जिसमें पहला आरोपी है मुफक्किरुल इस्लाम। ये पेशे से तो एक हाई कोर्ट का वकील है, लेकिन ये एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका एक लीडर है, उसका एक नेता भी है। ये जो इतने दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है भीड़ को भड़काने वाला, जो कि एक व्यक्ति कार के ऊपर खड़ा होकर के लोगों को भड़का रहा है, जो कि आप इस अगले वीडियो में देख भी सकते हैं। वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज कर रहा है। कई और ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो व्यक्ति नजर आ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, तो किसी में कह रहा है कि लोग यहां से हटने वाले नहीं। ये वही व्यक्ति है जिसने पूरी पब्लिक को, भीड़ को उकसाया और उसने ही उकसा करके ये आदेश दिया
कि अंदर बैठे हुए सभी अधिकारियों को आग से जला करके मार दिया जाए। इस घटना के बाद जब एनआईए का एक्शन हुआ तो शायद ये डर गया और डर के इसने स्थान छोड़ करके भागने की कोशिश की और कल के दिन ये पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट से बेंगलोर भागने की कोशिश में था। वहाँ से ये भागने वाला था, उसी समय पर सीआईडी ने इसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में सीआईडी ने जब इसको कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने 17 डेज यानी 17 दिन की रिमांड में इसको भेज दिया है। रिमांड में इसको भेजा, उससे पहले इसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना वीडियो बना करके भी भेजा है, जो इसने इस वीडियो में कहा है कि ये बेकसूर है, इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, यह तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था और देखा कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है तो उसको इसने ज्वाइन कर लिया, जो कि कंप्लीटली गलत है। आप खुद देख सकते हैं इस अगले वीडियो में कि किस प्रकार से ये खुद एक इतना बड़ा लीडर है कि इसने कार के ऊपर चढ़ के पूरी भीड़ को भड़काने की कोशिश की है। आइए आप पहले एक वीडियो देख लीजिए। था कि लोग आंदोलन कर रहे हैं इसलिए वो भी वहां पहुंच गया। এসআইআর এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডিভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না। আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে, তার জন্য অ্যারেস্ট হলাম আর কি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মামলার কাজে যাচ্ছিলাম, ওইখান থেকে এখন বাগডোগরা থেকে বাগডোগরা থানায় যাব, থানা থেকে তারপরে হয়তো মালদা বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। মানে বেশ কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। আর এই যে ভোট, নিশ্চয় নিজের নাম উঠাতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। ये था इसका वीडियो, किस तरीके से ये पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उसके बावजूद भी ये वीडियो डाल के कह रहा है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इसीलिए बोल पा रहा है क्योंकि ये हाई कोर्ट का वकील है, इसको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज है, जिस वजह से ये एक प्रोपोगेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये कोर्ट से बच सके। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इसको 17 दिन की रिमांड दे दी है। अब आते हैं दूसरे आरोपी पर। जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है मौलाना शाहजहां कादरी। ये आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कि एक मुस्लिम संगठन है, उसका लीडर है। और उस संगठन का ये जो लीडर है, ये आईएसएफ संगठन की तरफ से मोधावरी, जो कि इसका क्षेत्र है, मोधावरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी है इस बार के इलेक्शन में। इसका भी एक बड़ा हाथ इस घटना में बताया जा रहा है। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा आरोपी है वो कोई और नहीं, वो एक महिला है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह आरोपी स्वयं टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से आती है। मैं तो ममता बनर्जी को ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो कहूँगा, क्योंकि इनकी सारी गतिविधियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवादियों से जुड़ी हुई घटना निकलती हैं इनकी। एनीवे, अपने पॉइंट पे आते हैं। ये जो तीसरी महिला है जो कि टीएमसी की पार्टी में एक मंत्री पद पर है, जिसका नाम है सबीना यास्मीन अली, इसको ये पूरा आंदोलन, पूरा जो ये घटना हुई है, इसमें इसको एक बड़ी अहम भूमिका दी गई थी। इसका कार्य था कि गांव में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जुटाओ, लोगों को भड़काओ और उस जो पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स की गई थी 7 न्यायिक अधिकारियों को जान से मारने के लिए, उस जगह तक लेकर के आओ, जो कि इसने अपना काम बखूबी निभाया। लोकल सोर्सेज की माने तो कहा जा सकता है कि 5000 से लेकर के 10,000 तक की पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हुई थी, जो कि आपने ये पिछले वीडियो में देख ली होगी। तो ये तीनों लीडर की अगर बात करें, हालांकि 35 लोग से ज़्यादा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य आरोपी जो मेन 3 लीडर निकल करके आ रहे हैं वो ये 3 थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि तीनों लीडर अलग अलग पार्टियों से थे। एक टीएमसी से है ये महिला, दूसरा जो एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जो ये कार के ऊपर खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था, वह है AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उससे है। और तीसरा वो
इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ से है। यानी कि 3 अलग अलग पार्टी जरूर हैं, लेकिन ये तीनों पार्टियों ने आपस में मिल करके इस बड़े लेवल की घटना को विद्रोह करने को अंजाम देने की एक साथ प्लानिंग बनाई हुई थी। इससे ये समझ में आता है कि ये तीनों पार्टियां अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, जो कि अंदर अंदर मिल करके बीजेपी को बंगाल के अंदर न आने देने की प्लानिंग कर रहे थे। और इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए इनको फंडिंग बॉर्डर पार बांग्लादेश से आ रही थी। ये लोग यहीं नहीं रुकने वाले थे। इन लोगों की जो मंशा है इससे भी कहीं ऊपर तक की थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने किस प्रकार से नेशनल हाईवे NH-12 को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जिसको कुछ समय के बाद में CRPF के जवानों ने खाली करवा दिया था। उसकी कुछ रिपोर्ट निकल करके सामने आई है। वो कुछ इस प्रकार है कि ये लोग चाहते थे कि नेशनल हाईवे को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि सेंट्रल फोर्सेस की मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। ये लोग सेंट्रल फोर्सेस की मूवमेंट नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके बंद करना चाहते थे, जिसकी वजह से उत्तरी पश्चिम और उत्तरी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को आपस में अलग अलग कर दिया जाए, एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, जिससे कि सेंट्रल फोर्सेस को बंगाल को कंट्रोल करने में तकलीफ हो, जिससे कि इन लोगों का जो बैकएंड में जो काम चल रहा है, जो दुर्घटना करना, आगजनी करना, वो सारी चीज़ों पर ये लोग काबू पा सकें और बंगाल के ऊपरी भाग चिकन नेक को ब्लॉक किया जा सके, वहाँ तक आर्मी का मूवमेंट ना पहुँचा जा सके। इस वजह से इन्होंने ये पूरा प्री प्लान घटना की थी। इसके बाद ये सारी घटना करके लोगों को डराने की कोशिश की गई। जो लोग एंटी TMC हैं या बीजेपी समर्थक हैं, उनको डराने की पूरी कोशिश की गई ताकि कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट ना दे सके। उनको डराया जाए और वो कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ TMC को वोट दे करके उसको जिताने की कोशिश करें। हालांकि न्यूज़ में जैसा कि हम आप सभी लोगों ने देखा है कि अमित शाह ने क्लियर कहा है कि अभी वो 15 दिन तक बंगाल में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाने वाले हैं, जिस वजह से फिलहाल चुनाव आयोग से लेकर के NIA, सेंट्रल फोर्सेस सभी अपने एक्शन मोड में देखे जा सकते हैं। इतनी बड़ी हिंसा को मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद यदि ज़रूरत पड़ती है तो CRPF की 500 से अधिक कंपनियों को बंगाल में रखा जाएगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद में भी 500 से अधिक कंपनियों को बांग्लादेश में बंगाल के अंदर तैनात किया जाएगा। वहीं जिस प्रकार से इतनी बड़ी ये पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी लगातार नज़र बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के DGP, मुख्य सचिव और चुनाव आयोग को रिपोर्ट पेश करने की मांग की है। आगे जो भी खबर निकल करके आएगी मैं आपके समक्ष रख दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।